वेलकम टू आवर शो ग्राउंड टॉकीज। और इस शो के बारे में आपको बता दूं, इस शो में हम बड़े अधिकारियों के साथ ज़मीनी स्तर पर बात करते हैं। और आज हमारे साथ होंगी फरीदाबाद की जाने मानी एसीपी धारणा यादव। तो चलिए उनके साथ हम कुछ बातचीत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो ग्राउंड टॉकीज में। थैंक यू सो मच। इट्स सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस मैम। थैंक यू सो मच हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। यहाँ पे हरी वादियाँ एंड खुला वातावरण है, बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं यहाँ पे आके। तो आप भी क्या अपने दिन की शुरुआत यहाँ पे साइकिल राइड के साथ ही करते हैं? हाँ, मोस्टली मतलब अच्छा लगता है मुझे। मैम, इस इंटरव्यू के बारे में मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी कैंडिड इंटरव्यू रहेगा, जिसमें हम एक कैंडिड कन्वर्सेशन करेंगे, एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन करेंगे। वैसे तो आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए होंगे, बट ये थोड़ा सा हट के रहेगा और बिना किसी झिझक के। वैसे मैं भी क्या बात कर रहा हूँ कि झिझक तो मुझे होनी चाहिए, मैं एक एसीपी का इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो मैम, आप मुझे अपने चाइल्डहुड के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बताइए। हमारा बड़ा सिंपल सा चाइल्डहुड था और खेलते थे गलियों में, देर शाम तक भी खेलते थे। उस टाइम पे अभी जैसे पेरेंट्स को डर लगता है कि बच्चे अकेले खेल रहे हैं कि कुछ हो तो नहीं जाएगा, उस तरह का माहौल नहीं था। तो हम आराम से खेलते थे। और पेरेंट्स मेरे दोनों, फादर प्रोफेसर थे, कॉलेज में रिटायर हो गए अभी। मदर भी टीचिंग प्रोफेशन में रही हैं। तो घर में पढ़ाने का माहौल था, हम भी पढ़ लिए, पढ़ने का शौक़ भी था, बुक्स पढ़ते थे। हम 3 भाई बहन हैं, तो मैं सबसे बड़ी हूँ। 2 भाई हैं मेरे, वो दोनों भी ठीक से पढ़े हैं। तो अभी सब अपने अपने लाइफ में सेटल्ड हैं। मैम, काफ़ी अच्छा लगा आपकी फैमिली के बारे में या फिर आपके चाइल्डहुड के बारे में जान के। अच्छा मैम, आप अपनी जो एजुकेशन थी, जैसे अपने सिविल सर्विसेज के लिए आपने प्रिपरेशन, इसके लिए आपने कोई सेल्फ स्टडी करी या फिर कोई कोचिंग सेंटर? अपने आप ही पढ़े। कॉलेज टाइम में एक चीज़ तो बहुत क्लियर थी कि नौकरी करनी है और पढ़ने का शौक़ था। और जब नौकरी करनी है तो फिर जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए। तो खूब मेहनत की, 1.5 साल लग के पढ़ाई की पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। फिर पहले साल तो जितने भी एग्ज़ाम दिए, जिसका भी रिज़ल्ट आए, किसी में नहीं पास हुए जैसा होता है आम तौर पे। अगले साल फिर जितने भी एग्ज़ाम दिए उनमें सब में पास हो गए, जितने भी दिए सब में पास। तो जो फिर ऑप्शन था, भाई ये अच्छा है तो ये ज्वाइन कर लिया। अच्छा मैम, आप तो लगता है काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हो इस हिसाब से। मैम, क्यों ना हम अपनी कन्वर्सेशन चाय के साथ कंटिन्यू रखें? यहीं कहीं टपरी पे चाय पी लें क्या, एक कप? यहाँ जंगल में चाय मिलेगी? आई डोंट नो, ऑफिस में आपको चाय पिलाते हैं, ऑफिस में ज़रूर पिलाएंगे। ये तो बहुत अच्छा रहेगा कि आपके साथ हम आपके ऑफिस में आके चाय पी पाएँ। तो हम अपनी चर्चा को चाय पे कंटिन्यू करते हैं आपके ऑफिस पे। बिल्कुल, थाने में चाय का मज़ा अलग होता है। पुलिस थाने में आप आए हैं? हाँ मैम, वैसे तो पुलिस वालों की चाय अच्छी होती है, आप आइए। मैम, वैसे तो पुलिस वालों की चाय से हर कोई घबराता है, बट इस टाइम मैं डेफिनेटली आप आइए। हाँ जी, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। ओके मैम, वहीं मिलता हूँ मैं। ठीक। मैम, मॉर्निंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा शो काफ़ी फ्रेंडली और कैंडिड इंटरव्यू रहेगा। तो इस शो का हम शुरुआत एक नामकरण से करेंगे। लाओ भाई, स्लिप्स लाओ। क्या मेरा नामकरण कर रहे हैं? हाँ जी मैम। इसमें हमने 3 पर्चियाँ डाली हैं, आपको एक पिक करनी है। जो आएगा थ्रू आउट द इंटरव्यू हम आपको उस नाम से बुलाएंगे। लेडी सिंघम। भगवान, इतना फिल्मी नाम। मैम, हम आपको धारणा जी उर्फ लेडी सिंघम के नाम से बुलाएंगे थ्रू आउट दिस इंटरव्यू। ठीक है जी, बताइए। तो जब आपने पुलिस लाइन ज्वाइन करने वाले थे या ज्वाइन कर चुके थे, उस टाइम आपने सोचा कि मुझे थोड़ा हट के करना है सोसाइटी के लिए?
और जब रिज़ल्ट आया और नौकरी लगी तो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड था भगवान के लिए कि इस लायक समझा और इस काबिल समझा कि इतनी रिस्पॉन्सिबल नौकरी हमें मिली है। पुलिस एग्जैक्टली कैसे फंक्शन करती है वो तो जब अंडर ट्रेनिंग थे या बाद में जब फील्ड में नौकरी की तब ज़्यादा समझ में आया। उस वक्त तो बस ये था, बहुत सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड था और रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से आ गई। ऐसा महसूस हुआ कि अब बहुत सारे लोग, परिवार के, घर के, पब्लिक के, और एक अलग तरीके का डिपार्टमेंट है, उसमें रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करना है। वो एक भावना थी मन में। इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया मैम, अपनी मेहनत और लगन के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। आपको फैमिली में कौन इनकरेज करता था? मैं तो सेल्फ मोटिवेटेड रही हूँ शुरू से ही, यानी फैमिली की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था कि नौकरी करो ना करो, क्या पढ़ो क्या करो, कौन सी नौकरी करनी है। तो फैमिली का सपोर्ट ज़रूर था कि जो भी करें तो उसमें हम सपोर्ट करेंगे, बट ऐसा स्पेसिफिकली किसी ने कभी कोई मेंटल प्रेशर नहीं क्रिएट किया कि ये करके दिखाना है या ये करना है, ऐसा नहीं रहा कभी। मतलब शुरू से ही आप आत्मनिर्भर थे? और आत्मनिर्भर आप कह सकते हैं। बस ये था कि नौकरी करनी है और जो भी नौकरी मिलेगी उसको ठीक तरीके से करना है, नियत से करना है। ऐसे ही लाइफ तो घर में बैठे मुझे लगता था कि वेस्ट हो जाएगी, ऐसा मुझे अपना पर्सनली लगता था। तो मेरा मन था नौकरी करने का। फैमिली ने कभी ऐसा मुझे कोई प्रेशराइज़ नहीं किया कि आप ज़रूर करो। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको कभी ऐसा हुआ कि आप गाड़ी में जा रहे हैं अपनी प्राइवेट व्हीकल पे और आपको किसी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया और लेटर दे रियलाइज कि अरे यार ये तो हमारी एसीपी मैडम है? नौकरी में आने से पहले ऐसा हुआ है 2-3 दफ़ा कि ट्रैफिक पुलिस ने रोका है और चालान भी मैंने भरे हैं। एक बार विदाउट सीट बेल्ट का हुआ था चालान, और एक बार शायद ओवर स्पीडिंग का हुआ था। वो नौकरी में आने से पहले का था। ओवर स्पीडिंग का मैम साइकिल का तो नहीं हुआ था? नहीं। आप साइकिल बहुत फास्ट चलाते हो। नहीं नहीं, गाड़ी का ही था। लेकिन नौकरी में आने के बाद नहीं, ऐसा हुआ नहीं। ओके। वैसे तो मैम खौफ तो बहुत है आपका डिपार्टमेंट में, जहाँ तक हमने सुना है। अच्छा, आपने सुना है? होना चाहिए, पुलिस का खौफ होना चाहिए। अच्छा, ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस ऑफिसर्स की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत टफ होती है, सारे दिन डंडे मारना, केसेस सॉल्व करना और हंसी मजाक से एकदम दूर, कोई हंसी मजाक नहीं। तो आप रियल लाइफ में भी ऐसे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मैं डंडे मारने वाली दिखाई देती हूँ? आई एम सच अ जेंटल पर्सन। मतलब हमारे तो आराम से सबसे बात करते हैं। पुलिस में पिछले कुछ सालों में सॉफ्ट स्किल्स बहुत इम्प्रूव हुई हैं। बिहेवियर पुलिस कर्मियों का इन जनरल बहुत इम्प्रूव हुआ है अक्रॉस ऑल रैंक्स, और ऐसा डंडे मारने वाला कल्चर नहीं है। हाँ, जो लोग बदमाश हैं, जो बिल्कुल हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, गैंग्स हैं, मर्डर जिनने 15-15, 20-20 किए हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट, और जो एक वेरिफिकेशन पासपोर्ट की कराने आ रहा है उसका ट्रीटमेंट, उसमें तो अलग तो कुछ तो रहेगा। और जहाँ तक नौकरी का सवाल है तो नौकरी नो डाउट इजी नहीं है और अपने चैलेंजेस ऑन अ डेली बेसिस आते रहते हैं। वो नौकरी का पार्ट है। चैलेंजेस आते हैं, फिर कोई बात नहीं, वो देखते हैं, फिर अगले दिन अगला चैलेंज आता है, वो देखते हैं, फिर आता है, फिर देखते हैं। तो यही अगर चैलेंजेस की बात करें, पुलिस ऑफिसर का एक लाइफ का चैलेंज, एक डिसिप्लिन का दौर मेरे ख्याल से पुलिस एकेडमी से स्टार्ट होता है। वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप उस टाइम पे कैसे फन करते थे? डिस्ट्रेस होना तो बहुत ज़रूरी है। मतलब फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम एकदम शट डाउन दिमाग को कर लेना चाहिए। वो कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस में तो फिर अपना आउटपुट ही ख़राब हो जाता है। तो हम लोग एकेडमी में थे तब भी और अभी भी दिन में आधा घंटा 15 मिनट जितना जैसे जिस दिन समय होता है हम उतना टाइम ज़रूर निकालते हैं जिसमें अपना कुछ भी मनपसंद का काम कर लिया, अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठ गए, चाहे 5 ही मिनट बात की। तो क्लास में मैम कभी सोए नहीं या कभी बंक पे नहीं गए? बंक एक आधी बार की है क्लास,
कई बार बहुत नींद आती थी। एकेडमी में सुबह सुबह उठा देते थे 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे, 5 बजे पीटी ग्राउंड में पहुंचना होता था तैयार होके। और फिर वो 2-3 घंटे पीटी परेड के बाद मेस में मिलते थे आलू के पराठे, मक्खन। अब जो 4 बजे से जागे हुए हैं, फिर अब पराठे खा के 10 बजे तो नींद आएगी। तो फेवरेट है क्या आलू के पराठे अब भी आपके? ओकेजनली 15 दिन में एक बार टाइप्स, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है। पर एकेडमी में तो ऑलमोस्ट डेली बनते थे। और वो सुबह इतना हम लोग थके हारे आते थे, और वो आते ही बस, और फिर उसके बाद कमरे ऑफिस में चले, वहाँ पे जो हमारा क्लासरूम होता था, पंखे और अच्छी अच्छी हवा। फिर 10-11 बजे तो नींद के झटके सबको आते थे। मुझे नहीं, सबको आते थे पूरी क्लास में। फिर हम बारी बारी सोते थे। फिर एक हमारे इंस्ट्रक्टर थे, तो वो कई बार कहा करते थे कि भाई पढ़ो ना पढ़ो, कोई खर्राटे इतनी ज़ोर से ना लेना कि कॉरिडोर तक आवाज़ जाए। शांति से बैठे रहो कि पता ना चले कि ये सो गए हैं। मतलब टीचर्स का पूरा सपोर्ट रहता था आपको? एक आधे मतलब हमारे पूरे एक आधे बैच में सोते ही रहते थे। मतलब 20-25 लोग थे हम लोग बैच में, तो जिनमें से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 2-3 तो सोए रहते थे। टर्न बाय टर्न सोते थे हम लोग, आपस में फैसला करके। नहीं कि यार ये आधा घंटा तू सो ले, चल फिर आधा घंटा मेरी बारी। एक साथ सारे सो जाएंगे तो भी टेंशन हो जाएगा ना, इंस्ट्रक्टर फिर छोड़ेगा नहीं। ये तो सारी क्लास एक साथ कैसे सो गई। पुलिस में मैम नींद तो उड़ी जाती है। ये तो है। अच्छा मैम, आप मूवीज देखने जाते हो? लाइक जैसे मूवीज काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर बनी है, सिंघम या फिर हम दबंग मूवी की बात करें, तो आप कभी रिलेट कर पाते हो अपनी रियल लाइफ को उस रियल लाइफ के साथ? वो एंटरटेनमेंट है। मूवी वाली पुलिस की लाइफ में और रियल पुलिस की लाइफ में बहुत फ़र्क है। जैसे मूवीज़ में तो पुलिस थाने में ही नाच गाना चलता रहता है। मतलब मैंने तो 10 साल में ऐसा किसी थाने में नाच गाना देखा नहीं है आज तक। आज मैम आ गए ना हम आपका पूरा तो एंटरटेनमेंट करने के लिए। बट ऐसे मूवीज़ के जैसा नहीं होता है। मूवीज़ में कि भाई गोली मार दी, 4 लोगों को उड़ा दिया, 5 को हाथ पैर तोड़ दिए, एक ही सुपर कॉप इंस्पेक्टर है, वही 20 को 25 को पीटे चले जा रहा है, फिर उसको सुपर कॉप का कुछ हो भी नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। तो पुलिस के ऊपर भी बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। तो करेजियस एक्शंस लेने वाले भी पुलिस कर्मी हैं, तो ब्रेवरी के जिसमें अवार्ड्स भी मिलते हैं और काम भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं। पेपर वर्क भी बहुत होता है। पेपर वर्क तो मूवीज़ में बहुत ज़्यादा दिखाते ही नहीं है। दिखाते ही नहीं है, वो तो मिर्च मसाला ज़्यादा होता है ना वहाँ पे। हाँ। रियल लाइफ में मिर्च मसाला मेरे ख्याल से कैदियों के लिए होता है। दे क्रिएट अ सर्टन काइंड ऑफ इमेज। पुलिस का एक इमेज वो क्रिएट करते हैं मूवीज़ में, जो पब्लिक के दिमाग में रहता है। तो आप जैसे अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जाते हो तो वो फ़ोन ऑन रखते हो हमेशा? साइलेंट पे रखते हैं। ऑन तो रखना पड़ता है, पर अगर इमरजेंसी का कोई केस हाँ, साइलेंट पे तो फ़ोन रहता है। कुछ भी अर्जेंट कुछ होगा तो अटेंड कर लेते हैं। अच्छा, तो मैम एक ना हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, एक छोटा सा गेम, जिसमें लाइक मैं आपको 3 वर्ड्स बताऊंगा। अच्छा। उन वर्ड्स को सुन के आपके माइंड में जो भी फर्स्ट इमेज आए आपको वो बतानी है। ठीक है जी। क्राइम, डेड बॉडी, करप्शन, मनी, एंड मैम ये बहुत इंटरेस्टिंग है, रोमांस और रेड रोजेस। अच्छा मैम, पसंद है आपको रेड रोजेस? पसंद फूल किसको नहीं अच्छे लगते हैं, जिसको दो सबको अच्छे लगते कभी हैं। मिले आपको? हाँ, बहुत बार मिले हैं। हस्बैंड से मिले हैं, साल में 1-2 बार मिल ही जाते हैं। अच्छा सर, लगता है शाहरुख खान की मूवीज बहुत देखते हैं ना। सर बहुत सीरियस आदमी हैं, बहुत कम बोलते हैं। फिर उनको लगता है कि आज बीवी खासी नाराज़ है, साल में 1 आधी बार कि अब मना लेने में भलाई है, तो ऑफिस से घर आते हुए ले आते हैं 1 आध फूल कभी कभार। सर ये देख रहे हैं तो आप देख लीजिए, मैडम का खुशी का राज है फूल, गुलाब अच्छा। के फूल। तो मैम कभी ऐसा हुआ है कि आपके करियर के दौरान कोई ऐसा अजीब सा, मजाकिया सा या कुछ अटपटा सा केस आया हो, आप कह रहे हैं यार ये ऐसे भी केसेस आते हैं? बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आते कोई हैं। ऐसा पर्टिकुलर किस्सा? एक लाइट सा किस्सा मैं बताती हूँ। अभी कुछ साल 1.5 साल पहले की बात है। मैरिटल डिस्प्यूट था एक पति पत्नी का।
और खूब उसकी वाइफ की मदर भी रो रही है, मामा फादर सब रो रहे हैं कि पता नहीं क्या अत्याचार हो गया और बहुत बुरा हुआ। लड़की भी रोए जाए कि जी बहुत ख़राब आदमी है, बेकार आदमी है, इसके साथ नहीं रह सकते, नहीं चल सकती। कोई 1-1.5 घंटा मैंने उनको बिठा बिठा काउंसलिंग की। अंत के दर्जे ये समझ में आया कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है। जड़ ये है कि वो लड़की वर्किंग थी, उसका हस्बैंड भी जॉब पे जाता था, वो दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम इकट्ठे ही दोनों फ्लैट लेके रहते थे, जॉइंट फैमिली थी नहीं, हस्बैंड वाइफ ही रहते थे बस। तो जब भी वो वापस एक ही टाइम पे आते थे, वो लेडी ये कहती है कि मैं इतनी देर में चेंज करने और हाथ मुंह धोने जाती थी, ये पीछे से मेरे पर्स में से चिप्स निकाल के खा जाता है। तो उसको लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि ये अपने पैसों की चिप्स क्यों नहीं खाता है, ये मेरे बैग में से क्यों चिप्स निकाल के खाता है रोज़ रोज़। और उसका रो रो के सुबह के यूँ कहे मैडम 1 दिन 2 दिन नहीं, रोज़ खाता है, रोज़ वो 5-10 रुपए का पैकेट जो आता है छोटा वाला चिप्स का, कि रोज़ ये खा जाता है पर्स में से निकाल के। और मैंने फिर उसकी मदर से पूछा कि मैंने कहा जी इसके अलावा कोई शिकायत है? कहता है, वो कह रही है जी ये क्या कम बड़ी शिकायत है भाई, जो आदमी 10 रुपए के चिप्स नहीं खरीद सकता, मैं तो मेरी बेटी को ना रखूँ उसके साथ। और उनका इतना इस बात पे इतना बवाल कि मतलब डिवोर्स तक की नौबत आ रही कि मैं इसके साथ रह नहीं सकती, ये तो मेरे चिप्स खाता है, एक दिन मैं बिस्किट लाई वो भी खा गया। फिर मैंने उस लड़के से पूछा भाई आप नौकरी करते हैं? उसने कहा करता हूँ। और नौकरी में आप कमाते हैं? कमाता हूँ। मैंने कहा भाई एक बोरा भर के चिप्स रख ले, अपने खा लिया कर, इसके ना खा। अगर ये चिप्स के पीछे का झगड़ा है तो आते हैं, इस तरह के भी आते हैं। आपको नहीं हुआ अरे यार सिद्धार्थी छोड़ो, मैं ही तुझे चिप्स दे देती हूँ, मेरे से ले जाया कर? आते हैं। अब सबका असल में पेशेंस लेवल, टॉलरेंस लेवल इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है। मैम जैसे आपने बताया कि आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है, मियाँ बीवी के झगड़े वाला केसेस आते रहते हैं, तो हमारे व्यूअर्स के लिए जो हस्बैंड मटेरियल्स हैं जो वो देख रहे हैं, उनके लिए आपको सजेस्ट करेंगे कि वो अपने घर में इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहने के लिए कोई ऐसा सजेशन, कोई ऐसी टिप? अब शादी हो गई, हाथ जोड़ो, घुटने टेको और कहो कि मालिक बस आप ही हो, गलती हो तो सॉरी, ना हो तो भी सॉरी, चल जाएगा, काम चल जाएगा। ये मजाक की बात थी, बट मतलब ऑन अ सीरियस नोट, ईगो फाइट नहीं होना चाहिए, ना हस्बैंड की तरफ से ना वाइफ की तरफ से। अच्छा मैम, आपने कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद क्या करना है? हालांकि वो काफ़ी दूर का प्लान है, बट कभी सोचा हो कि यार ये भागदौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, चल रहा वाला मेरी लाइफ अभी, और बाद में कभी सोचा है कि यार मेरे को ये करना है? रिटायरमेंट दूर है, वो दैट्स ट्रू। उस वक्त के क्या हालात रहेंगे अभी आज की तारीख में तो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकती, लेकिन काम तो मैं कुछ ना कुछ डेफिनेटली अपने आप को बिज़ी तो रखूँगी। फ्री तो बैठने की आदत नहीं है, वो घर में छुट्टी होती है तब भी नहीं बैठा जाता, कुछ आदत है छोटा मोटा करने की। लेकिन हाँ, गिवन अ प्रेफरेंस तो एक शांत सी जगह बाय द सी साइड, अपनी पसंद की बुक्स हों और बस पढ़ते रहें और शांति रहे, अच्छा खाएं, घूमें टहलें। किस टाइप की बुक्स पढ़ना पसंद है मैम आपको? I read historical fiction. My favorite author is Amitav Ghosh. Okay. And I like books like Waiting for Godot है एक सैमुअल बेकेट का, वो मेरी वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स है। उसके अलावा सलमान रश्दी की बुक्स मैंने पढ़ी हैं। शशि थरूर का वाई आई एम अ हिंदू है जो एक किताब है, वो इट जस्ट रेजोनेट्स विद माय ओन पर्सनल बिलीव्स, वो एक अच्छी किताब मुझे लगती है। और बहुत सारी किताबें हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी मन करता है उसको पढ़ते हैं। हमारे व्यूअर्स अगर देख रहे हैं तो अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो किताबें पढ़ते रहिए, जैसे मैम पढ़ रही हैं और इस मुकाम पे पहुंची हैं। ये शौकिया है, मतलब ये मेरा प्रोफेशन से रिलेटेड बुक्स नहीं है। अब बुक स्टोर पे जाके जो भी लगता है इंटरेस्टिंग सी है, अच्छी है, वो उठा लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अच्छा धारणा जी, कभी आपने भी ये चीज़ शायद नोटिस करी हो कि इंडिया में जब लोग पुलिस को देखते हैं तो वो थोड़ा सा डर जाते हैं, और अगर हम कंपैरिजन करें फॉरेन कंट्रीज में, वो पुलिस को देखते हैं तो थोड़ा सा सेफ महसूस करते हैं।
ये बेसिकली मुझे ये लगता है कि पब्लिक परसेप्शन उस तरीके का है, जैसे खुद भी हम भी कभी कभी यूनिफॉर्म में होते हैं, कहीं ड्यूटीज़ लगती हैं भीड़ भाड़ में, जैसे मेले में या और कहीं जहाँ भीड़ होती है, तो वहाँ बहुत सारी लेडीज़ को हम देखते हैं जिसका बच्चा रो रहा है, शोर मचा रहा है, शरारत कर रहा है, उंगली करके ऐसे दिखाती हैं, पुलिस अंकल दिख रहे हैं पिटवा दूंगी, वो पुलिस आंटी दिख रही हैं वो डंडा मार देंगी। तो आप मतलब 2-3 साल के छोटे बच्चे को, उसको ये नहीं पता पुलिस कौन अंकल कौन आंटी, उसको दिमाग में ऐसे डरा रहे हैं जैसे वो पुरानी कई होती थी दादी वगैरह, वो कहती थी ना कि सो जाओ नहीं तो बिल्ली आ जाएगी, शेर आ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब पुलिस को डराने की चीज़ है कि आप, ये तो मैंने देखा है बहुत बार मेले में, बाज़ार में, दुकानों पे, किसी का बच्चा मर्जी चाहे जहाँ बस में, रेल में, कहीं मर्जी शोर मचा रहा हो, ऐसे उंगली करके वो दिख रहे हैं वो पुलिस अंकल पुलिस आंटी, पिटाई कर देंगे, उठा के ले जाएंगे। हम कोई चोर डकैत हैं, किडनैपर हैं, कि बच्चों को पीटने वाला कोई गिरोह है। कई बार तो मेरा मन करता है कि इन लेडीज़ से पूछूं, भैया मैं अच्छी भली मेरी शक्ल है, मैं यूनिफॉर्म पहन ली, तो तुम क्या बच्चे 3 साल के बच्चे को क्या बता रही हो, मैं बच्चा उठाओ गिरोह हूँ मतलब कि पुलिस उठा, रो मत बेटा पुलिस उठा के ले जाएगी। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है, सोसाइटी का ऐसा हो गया है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को डराना शुरू कर देंगे कि जबकि फॉरेन कंट्रीज़ में या बाकी जगह और इवन हमारे देश में भी जो पढ़ा लिखा और एक्सपोजर वाला जो तबका है वो इस तरीके से नहीं करते हैं। वो पुलिस को एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं कि भाई ये हमारी मदद के लिए है। मेरे बच्चे हैं, मैं उनको हमेशा ये सिखाती हूँ कि बेटा अगर छोटे हैं और कि गुम हो जाओ या कुछ नहीं कोई बात समझ में आए, तो मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन वो है जो आपके अगल बगल कहीं भी यूनिफॉर्म में है। आप कहीं किसी मर्जी शहर में रहो, कहीं मर्जी देश के किसी हिस्से में रहो, जो बावर्दी है, वर्दी वाला आदमी हमेशा, जो जब सारे स्ट्रेंजर्स में से चूज़ करना हो तो वो हमेशा ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है। दिस इज़ व्हाट आई टीच एट माई होम एंड यू नो टू एवरीबडी एल्स आई मीट। बट पब्लिक में जब जाते हैं तो उल्टा ही देखने को मिलता है कि वही है ना कि सोसाइटी का माइंडसेट वैसा हो गया है। हाँ, हम लोग तो हर साल हमारा एक ऑपरेशन मुस्कान करके हरियाणा पुलिस चलाती है, उसमें खोए बच्चों को बहुतों को हम ढूंढते हैं, पेरेंट्स से मिलवाते हैं। इवन फरीदाबाद में भी ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ही 3-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो बाज़ार में मम्मी से बिछड़ गए, मम्मी मंदिर गई थी, भंडारे में गई थी, वहाँ बच्चा बिछड़ गया, किसी के जागरण में लंगर में गए थे, वहाँ बच्चा बिछड़ गया, पार्क में दादी के साथ खेलने गए थे, दादी और ओल्ड लेडीज़ के साथ बातों में व्यस्त हो गई, बच्चा गुम हो गया। ऐसे 3-4 रोज़ यहाँ केसेस होते हैं और ऑलमोस्ट 100% केसेस में पुलिस विद इन अ फ्यू आवर्स, इवन जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिनको पेरेंट्स का नाम भी नहीं पता होता, उनके पेरेंट्स को ढूंढ के बच्चा हैंड ओवर करते हैं। असलियत तो ये है। ये तो मैम बहुत आपके ऊपर नाज की बात है, हमारी पुलिस के ऊपर नाज की बात है। हाँ। हालांकि कई सोसाइटी में लोग हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते, बट वाकई में ये बहुत फक्र की बात है हमारे लिए कि हमारे देश में ऐसे नौजवान भी हैं। अच्छा मैम, कई बार आपने ये चीज़ भी देखी होगी, हालांकि मैंने भी कई बार नोटिस किया है कि अगर किसी के घर में पुलिस आ जाए, चाहे वो उसके दोस्त की तरह हो या फिर कोई उसका कोई रिश्तेदार ही ना हो पुलिस में, या कोई पासपोर्ट वेरिफिकेशन वैसे कोई जनरल पर्पज से आया हो, तो उनके आस पड़ोस वालों को ऐसे लगने लग जाता है कि कोई नेगेटिव लोग हैं हमारे यहाँ रह रहे हैं जिनके घर में पुलिस आई है। वो परसेप्शन समय के साथ चेंज करनी पड़ेगी, लोगों को चेंज करनी पड़ेगी। पुलिस का काम सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ना ही तक ही सीमित नहीं है, पुलिस का बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। पासपोर्ट वेरिफिकेशन, टेनेंट का वेरिफिकेशन होता है, या कभी कभी इन जनरल किसी के घर में कोई तकलीफ़ हो गई है, कोई छोटा मोटा कोई और प्रॉब्लम आ गई है, उसको फैसिलिटेट करना होता है। तो बहुत तरीके की सर्विसेज भी पुलिस प्रोवाइड करती है। चालान की कॉपी, जैसे अभी हम लोग कंप्लेनेंट के और किसी के घर देने के लिए घर चले जाते हैं, तो पुलिस को लोग समाज का हिस्सा समझें। पुलिस कोई दूसरे प्लैनेट से आए हुए कोई अलग स्पीशीज़ नहीं है, ह्यूमन बींग्स है, हम भी इंसानों की औलाद हैं। अब यूनिफॉर्म पहन लिए तो मतलब माय ओनली रिक्वेस्ट वुड बी कि पुलिस को लोग एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करें, और आ गए हैं तो हो सकता है उनको कोई ज़रूरत हो, काम हो, या उनको कोई हेल्प करने के लिए आए हों। मैम आपने आजकल देखा होगा हर किसी के पास स्मार्टफोन्स हैं, हर किसी के पास लैपटॉप है, एवरीवन इज यूजिंग इंटरनेट। बट इंडिया में खासकर कि साइबर क्राइम
इतना ज़्यादा है, बट फिर भी कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है उसके अगेंस्ट। साइबर क्राइम को एक इग्नोर कर दिया जाता है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, साइबर क्राइम है चलो ठीक है, बट इसका जो मेन जो लॉज होते हैं फॉरेन कंट्रीज में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। देखिए, क्राइम और क्राइम किस तरीके से होता है ये किसी भी सोसाइटी की क्या कहें स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। इंडिया में आज से 20 साल पहले साइबर क्राइम के केसेस बहुत ज़्यादा नहीं थे। अभी जब से मोबाइल फ़ोन्स और एंड्रॉयड फ़ोन्स और ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, इस तरीके की चीज़ें, ऑनलाइन पेमेंट्स, बहुत सारी ऐप्स हैं, जब से ये सब चीज़ों का प्रचलन हुआ है तो उसके रिलेटेड जितना क्राइम है वो भी उभरा है। फॉरेन कंट्रीज़ में ये क्राइम हमारे देश में आने से 10-15 साल पहले आ गया था, क्योंकि वो लोग ये टेक्नोलॉजी पहले से लिए हुए थे। तो ये एक प्राइमरी रीज़न है कि क्यों वो यूरोपियन कंट्रीज़, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ साइबर क्राइम में इन्वेस्टिगेशन में और अदरवाइज़ ट्रैक करने में हमसे क्यों आ गए। उनके यहाँ क्राइम भी हमसे पहले से हो रहा है। दूसरी चीज़, हम लोग भी बहुत पीछे नहीं हैं। हमने फरीदाबाद में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अभी शुरू किया है। इससे पहले गुरुग्राम में साइबर पुलिस स्टेशन ऑलरेडी फंक्शनल है पिछले 2-3 साल से। वहाँ पे हम लोग FIRs रेगुलरली दर्ज करते हैं। और IT एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कानून स्पेसिफिकली बनाया गया है इस तरीके के केसेस से डील करने के लिए। और कानून वक्त की ज़रूरत के हिसाब से अमेंडमेंट्स भी होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी जैसी वक्त की ज़रूरत होगी। हम लोग रेगुलर बेसिस पे पब्लिक के अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाते हैं कि जैसे अपना OTP ना शेयर करें, कोई अनआइडेंटिफाइड लिंक अगर आ रहा है तो उसको ना ओपन करें, आपका पासवर्ड, बैंक अकाउंट नंबर, डिटेल्स ऐसा अनजान आदमी को डिस्क्लोज़ ना करें। कोई भी कह के फ़ोन करे कि मैं फ़लाँ बैंक से बोल रहा हूँ, मैं फ़लाँ मिनिस्ट्री से बोल रहा हूँ, तो आपको तो नहीं पता कि ये फ़ोन कहाँ का है। विदाउट कन्फर्मिंग कि ऑथेंटिक आदमी बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा है, आप उसको अपना कोई डिटेल ना शेयर करें। ऐसा हम समय समय पर अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाते रहते हैं। और अभी साइबर क्राइम में बहुत सारे क्रिमिनल्स को भी पीछे पकड़ा है, दूसरे स्टेट्स से भी अरेस्ट किया है। जामताड़ा एक जगह है झारखंड में, वहाँ से भी हमारी टीम गई थी और लोगों को लेके आई है। वो इसी तरीके के फ्रॉड लड़के करते थे, देश भर में करोड़ों की ठगी की हुई है, तो लगे हुए हैं। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे कन्वर्सेशन करके और आपके बारे में जान के, और थैंक यू सो मच अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम देने के लिए। बस हमारे चैनल पे एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है जी। सभी दर्शक, ये इनका बहुत अच्छा चैनल है, बहुत मेहनत से ये लोग अपने NCR मिरर की तैयारी एक एक शो की बहुत शिद्दत से करते हैं। आप लोग सभी इसको सब्सक्राइब करें और देखें, शेयर करें आगे से। थैंक यू। ओके। जो भी लड़कियां अपनी लाइफ में कुछ मुकाम हासिल करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें और सीखें कि आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस जहाँ चाहा वहाँ रहा।